जिन्होंने अपने सीने को ढाल बना रोका था फिरंगियों के सब तीरों को, आओ सलामी दे देश के उन सब वीरों को। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गौरव जैन प्रोक्स वर्ल्ड की संपूर्ण टीम की ओर से आप सभी देशभक्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं स्वतंत्रता दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी तक अपनी कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आज मैं यह कहूं कि हमारा भारत देश महज एक भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रपुरुष है, तो यह कहने में अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि हिमालय इसका मस्तक है तो गौरी शंकर महादेव इसकी शिखा है, कश्मीर इसका हृदय है तो पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल इसकी तटी है तो नर्मदा कंदनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी जंघाएं हैं तो कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर जिसके पग पखारता है तो चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं, अर्पण और समर्पण की इस पावन भूमि वाले देश में एक और जहां भगवान श्री राम कभी कृष्ण जी के रूप में तो कभी परशुराम जी के रूप में अवतरित होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के गौरव वीर सागर पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, बिस्मिल जैसे महापुरुष हुए हैं। साथियों, इतिहास साक्षी है, जब जब इस देश पर आपदाएं आई है तब तब जनता में देश प्रेम का मंत्र फूंकने वाले महापुरुष सामने आए हैं और उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपना बलिदान दिया है। अतः हमारी यह परंपरा रही है, विषम परिस्थितियों में निस्तेज भारतवासियों को कभी गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस ने दिशा दिखाई है तो कभी गीता ने ज्ञान दिया है। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जिसने मसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा, जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तब रंगदे बसंती की एक ही आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 50-50 डिग्री का उबाल अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वह भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। और ऐसे समय में भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना तू घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे तू ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा देश अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को मिट जाने को कहता था। आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति जब आहत होती है, जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करहा उठती है देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी ले रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, मरने के बाद किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। एक वैचारिक बीमारी भी मुझे हमारे देश में नजर आती है, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती से अच्छे इंसान दुर्लभ ही पैदा होते हैं। मेरे विचार में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षणिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने दुनिया को नालंदा और तक्षशिला जैसे महाविद्यालय देकर महाविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। एक और हमारे पास जहां IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर
देश के गरीबों को बेरोजगारी की भीड़ में खड़ा होने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, शैक्षणिक बीमारी का एक ही कारण है, वो है कि हमारी देश की शिक्षा नीति केवल दो ही तरह के लोगों के लिए है, एक वो जो विद्वान है, दूसरा वो जो धनवान है। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम महिलाओं की पूजा के साथ साथ उनकी इज्जत करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा तब हम जाति का निरीक्षण नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। और मैं भारत का बेटा यह कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने वतन को आगे ले जाने की। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा सबके दिलों में हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।